हेलो दोस्तों, एमआर बेस्ट एजुकेशन में आपका फिर एक बार स्वागत है। आइए हम लोग नेक्स्ट डे में अपना अगला वीडियो, आज हम लोग वर्णों के उच्चारण स्थान लेकर आपके सामने आए हैं। इसके पिछले वाले वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा था कि वर्ण क्या होता है, वर्ण के प्रकार क्या होते हैं, यानी स्वर वर्ण, व्यंजन वर्ण, यानी वर्ण की समझ हम लोगों ने की। आज हम लोग उन्हीं वर्णों के उच्चारण स्थान पढ़ेंगे, यानी कौन सा वर्ण कहां से उच्चारित होता है, उसके विषय में आज हम लोग चर्चा करेंगे। आइए, कुछ संस्कृत व्याकरण के कुछ सूत्र है, इन सूत्र के माध्यम से हम वर्णों के उच्चारण स्थान को पकड़ेंगे। ठीक है, आइए देखते हैं वर्णों के उच्चारण स्थान। पहला हमारा सूत्र है अकूह विसर्जनिया नाम कंठ। अकूह विसर्जनिया नाम कंठ, इसका मतलब क्या होता है? देखिए, अ का मतलब हुआ अ और आ, यानी अ का समानार्थी आ होता है। अ का मतलब हुआ अ और आ। कु का मतलब होता है क वर्ग। कु का मतलब है क वर्ग। क वर्ग क्या होता है हम लोग पिछले वीडियो में पढ़ चुके हैं। क का परिवार, यानी क, ख, ग, घ और अंग। तो कु का मतलब हो गया क वर्ग, यानी क, ख, ग, घ, अंग। और विसर्जनिया, विसर्जनिया का मतलब विसर्ग। विसर्ग, विसर्ग का मतलब ये आप लोग विसर्ग। इन सब का उच्चारण स्थान कंठ से होता है। इन सब का उच्चारण स्थान कहां से होता है? कंठ से होता है। ये नाम, ये विभक्ति के आधार पर लिखा गया है, जैसे बालकस्य बालक्यो बालका नाम, तो इस पर नहीं जाना है। इन सब का, ये संबंध के हिसाब से बता रहा है, इन सब का। तो अकूह विसर्जनिया नाम का हम लोग व्याख्यान किए तो क्या निकल कर आया? अ का मतलब अ आ, कु का मतलब क वर्ग, क वर्ग का मतलब क का परिवार, और विसर्जनिया का मतलब विसर्ग। यानी इन सब का उच्चारण स्थान क्या है? कंठ है। चलिए, ये हमारा क्लियर हुआ। दूसरा हमारा सूत्र है इचूय सनाम तालु। इचूय सनाम तालु, इसका मतलब क्या हुआ? ई का मतलब होता है छोटी ई और बड़ी ई। आखिर तो ई है दोनों, इसका समानार्थी ये है, तो ई और बड़ी। चू का मतलब क्या होता है? चू का मतलब वही चौवर्ग। चौवर्ग का मतलब क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग, प वर्ग आप पढ़ चुके हैं, यानी च छ ज झ ये और य। फिर एक बाद तलावी सा, फिर ये आपका विभक्ति है वही बलका नाम। यानी इन सब का उच्चारण स्थान क्या है? तालु है। इन सब का उच्चारण स्थान क्या है? तालु है। यहां इसे आप लोग पकड़ेंगे, तालु। इन्हें तालव्य वर्ण भी कहा जाता है और इन्हें कंठ्य वर्ण कहा जाता है। ये कंठ्य वर्ण है और ये तालव्य वर्ण है। चलिए, ये हमारा क्लियर हुआ। तीसरा पर चलते हैं। तीसरा हमारा सूत्र है लितूर सणाम मूर्धा। लितूर सणाम मूर्धा, री का मतलब क्या होता है? ये छोटा री और एक बड़ा री, इसे हिरी भी बोलते हैं। ये टू का मतलब क्या होता है? टू का मतलब होता है टॉवर। टॉवर यानी ट ठ ड ढ अड़ा। और यहां क्या है? र है और क्या है? मूर्धानी स। इन सब का उच्चारण स्थान किस चीज से होता है? मूर्धा, यानी इसका उच्चारण स्थान मूर्धा, यानी मुंह। इसलिए इन्हें मूर्धन्य वर्ण भी कहते हैं। इन्हें क्या कहते हैं? मूर्धन्य वर्ण। इन्हें क्या कहते हैं? तालव्य वर्ण। इन्हें क्या कहते हैं? कंठ्य वर्ण। चलिए, चौथा पर चलते हैं। चौथा हमारा है लितूल सनाम दंता। ली का मतलब क्या होता है? केवल लिरी, इसका कोई समानार्थी नहीं होता है, ये सिंगल होता है। तू का मतलब क्या होता है? तू का मतलब होता है त वर्ग।
तू का मतलब क्या होता है? तवर। तवर का मतलब जैसे चौवर, टवर, तवर। और ये है हमारा ल और स, दांती सा। इन सब का उच्चारण स्थान क्या है? दंता, यानी दांत से ये बोले जाते हैं, दांत के प्रयोग से ये बोले जाते हैं, इसलिए इन्हें कहा जाता है दंत्य वर्ण। क्या कहा जाता है? दंत्य वर्ण। चलिए आगे चलते हैं। ये सब आपकी विभक्तियां हैं, यानी इन सब का उच्चारण स्थान दंत्य है। चलते हैं, ये पांचवा सूत्र है उपूपधमानिया नामोष्ठव। उपूपधमानिया नामोष्ठव, यानी इसमें ओठ आ रहा है, लास्ट में ओठ निकल कर आ रहा है। देखिए ऊ का मतलब क्या होता है? छोटा ऊ और बड़ा। और पू का मतलब पवर्ग, देख रहे हैं ना? पावर का मतलब प फ ब भ म। चलिए, और यहां कह रहा है उपूप धामानिया। ये धामानिया क्या होता है? उपूप धामानिया। उपूप धामानिया, उपूप धामानिया किसको कहते हैं? उपूप धामानिया जो होता है प और फ के पहले। उपूप धामानिया हमारा आता है प और फ के पहले, यानी आधा विसर्ग। उपूप धामानिया आता है प और फ, यानी ये आधा विसर्ग के रूप में कहा जाता है, आधा विसर्ग। तो ये उपूप धामानिया, इन सब का उच्चारण स्थान क्या होता है? इन सब का उच्चारण स्थान ओठ होता है, जिसको ओष्ठ बोला जाता है। ओष्ठीय वर्ण इसको कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ओष्ठीय वर्ण कहा जाता है। चलिए 6 नंबर पर चलते हैं। 6वां हमारा सूत्र है यमंग अणानाम नासिका च। यमंग अणानाम नासिका च, यानी या, म, अंगा, अड़ा और ना, इन सब का उच्चारण स्थान नासिका है, इसलिए इन्हें अनुनासिका भी कहते हैं। अनुनासिका, यानी जिसका प्रयोग नासिका से हो। यहाँ चौ लगा है, इसका अर्थ समझना है। चौ क्यों लगाया है? चौ इसलिए लगाया है कि ये जो है य, म, अ, अणा, ना, ये जिस वर्ग का ये सदस्य है, इसका उच्चारण स्थान वो भी होता है, लेकिन उसके अलावा इसको नासिका की सहायता से भी बोला जाता है, इसलिए यहां च लगाया है। यदि नहीं च रहता तो ये हम डायरेक्ट ये का उच्चारण स्थान क्या है? देख रहे हैं दोस्तों, यहाँ च वर्ग लिखा गया है, इसमें भी है च, छ, ज, झ, यानी इसका उच्चारण स्थान तालु भी है, और लेकिन ये नासिका की सहायता से भी बोले जाते हैं। क वर्ग में आपको अ मिलेगा, अ कंठ से भी बोला जाता है, लेकिन नासिका का प्रयोग होता है। यानी हर वर्ण का जो पंचम यानी स्पर्श व्यंजन वर्ण जो है, कवर्ग, चवर्ग, टवर्ग, तवर्ग, पवर्ग, इनका जो पंचम वर्ण मिलेगा, इन पंचम वर्ण का उच्चारण स्थान नासिका भी होता है, इसलिए इन्हें अनुनासिक भी कहा जाता है। यदि आपसे कोई डायरेक्ट प्रश्न यदि पूछता है एग्जाम में कि अ का उच्चारण स्थान है, और ऑप्शन में आपको दिया है तो ये केवल अकेला दिया है, तो आपको क्या मारना है? नासिका मारना है। अगर मार देंगे कंठ तो हमारा गलत हो जाएगा। यदि केवल कंठ से होता तो ये थोड़े ना पूछता, अलग से थोड़े ना ये रूल बनाया जाता यमंग अणानाम नासिका च। यदि इन पांचों पंचम वर्ण के लिए केवल पूछ रहा है तो आप नासिका ही मारेंगे, प्राथमिकता हम नासिका को देंगे। यदि बाय द वे कभी नासिका हमारा ऑप्शन में नहीं रहेगा, तब हमारा कवर्ग, चवर्ग, टवर्ग वाला जो नियम चल रहा है उसके आधार पर हम चलेंगे। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आ गया होगा। चलिए 7 नंबर पर चलते हैं।
7 नंबर जो है ए दय तो कंठ तालु। देखिए ये ऐसे वर्ण है जो सम्मिश्रण है, ये अकेला ना तो कंठ से ना तो तालु से। देखिए ए दय तो का मतलब है ए और ए दय तो द्वितीय विभक्ति बालकस्य बालकयोः, बालका नाम तो बालकयोः द्वितीय विभक्ति पर यहाँ जोड़ दिया गया है, इसलिए दो तो रामो। षष्ठी के दूसरा में चलेंगे तो रामो बालकयोः। तो ए दैतो का मतलब ए और अ होगा, इसका उच्चारण स्थान क्या है? कंठ और तालु है, कंठ और तालु। ना तो ये केवल कंठ से बोले जाते हैं और ना ही ये केवल तालु से बोले जाते हैं। ये बोले जाते हैं तो कंठ और तालु के सहयोग से बोले जाते हैं, इसलिए इन्हें कंठ तालव्य वर्ण भी कहा जाता है। यानी कंठ और तालु की सहायता से कौन बोला जाता है? ए और आय। चलिए 8 नंबर, जैसे 7 है उसी तरह 8 है। ओ दौ तौ कंठोष्ठम। कंठोष्ठम का मतलब कंठ और ओठ। कंठोष्ठम कंठ और ओठ, यानी ओ दैतो का मतलब ओ और औ। इसका उच्चारण स्थान क्या क्या है? कंठ और ओष्ठ, इसलिए इन्हें कंठोष्ठम कहा गया है। ओ और औ का उच्चारण स्थान। चलिए 9 नंबर पर चलते हैं। वकारस्य दंतोष्ठम। यहां व का उच्चारण स्थान, व का केवल व का उच्चारण स्थान जो है दांत और ओठ दोनों के सहायता से बोला जाता है, इसलिए इसको बोला जाता है दंतोष्ठम। यानी व का उच्चारण स्थान क्या होता है? दांत और ओठ होता है, दंत और ओष्ठ, ओष्ठ। उसी तरह है 10वां, नासिका अनुस्वारस्य। यानी अनुस्वार का इससे निकालना है, अनुस्वार। अनुस्वार होता है ना जो किसी के ऊपर लिखते हैं, संसार तो ऊपर है ना अनुस्वार, तो ये अनुस्वार का उच्चारण स्थान जो होता है उसका नासिका होता है। अनुस्वार, अनुस्वार का उच्चारण स्थान क्या होता है? नासिका होता है, नासिका होता है। और जो है 11 नंबर, ये 11 नंबर जो है जिह्वा मूल्यस्य जिह्वा मूलम। यानी यहां बस आपको जिह्वा मूल्य को जानना है। जिह्वा मूल्य किसको कहा जाता है? ये आधा विसर्ग को बताता है, ये आधा विसर्ग को बताता है जो क के पहले आता है और ख के पहले आता है, ये जिह्वा मूल्य कहलाता है। इसका उच्चारण स्थान जिह्वा मूल्य है, जिह्वा है। ये देखिए, ये जिह्वा मूल्य और उपधामान्य, ये 4 ऐसे हैं जिनका प्रयोग हिंदी में नहीं होता है लेकिन संस्कृत में होता है। ये आधा विसर्ग के नाम से जाने जाते हैं। इनका प्रयोग कहां कहां होता है? जैसे बोल दिया गया कि वह कौन है? यह राम भोजन पकाता है। उस स्थिति में हम इसका प्रयोग कर सकते हैं। ये आधा विसर्ग के रूप में इसको जाना जाता है। तो ये संस्कृत व्याकरण में हमको इसको जानना है। उपधामान्य यदि बोलता है तो उपधामान्य का मतलब जो प और फ के पहले आधा विसर्ग जो लगता है ये आपका उपधामान्य है। तो देखिए तो दोस्तों, इन्हीं 10-11 जो आपके लिए सूत्र हैं, इसको यदि हम दिमाग पर बैठा लेते हैं तो हमारा 2 नंबर किसी भी एग्जाम में छूटने का चांस नहीं होता है। चाहे हमारे 10th का एग्जाम हो, सीटेट का हो, जरूर ये हमारे लिए यूजफुल वीडियो है। चलिए दोस्तों, अब आप लोग आसानी से बता सकते हैं कि नहीं बता सकते हैं क वर्ग का उच्चारण स्थान क्या होता है? तो तुरंत अपू विसर्जनीय नाम कंठा में चलेंगे। इस तरह से आप जितना भी संस्कृत वर्णमाला है उसका उच्चारण स्थान आप आसानी से बता सकते हैं। चलिए तो समझ गए, जिह्वा मूल्य जिह्वा मूलम क्या होता है? जिह्वा मूल्य जो होता है यानी क के पहले आधा विसर्ग और ख के पहले ये आधा विसर्ग को बताता है।
देखिए 4 गो ऐसा चीज है आपको संस्कृत वर्णमाला में, जैसे जिह्वा मूल्य है, उपधामानिया है, इनका प्रयोग थोड़ा आइए देख लेते हैं। जैसे इन सब के बारे में तो हम लोग जान ही चुके हैं, थोड़ा इसमें आपको दिक्कत होगा। जैसे प और फ के पहले आधा हमको विसर्ग का प्रयोग करना है। तो देखिए जिह्वा मूल्य और उपधामानिया का प्रयोग कैसे होता है। जैसे मान लीजिए आपको दे दिया जिह्वा मूल्य में कि कौन करता है, कौन करता है, कौन करता है, इसका अनुवाद बनाइए संस्कृत में। तो क विसर्ग तो आ रहा है, ये पूरा नहीं होता है नियम के हिसाब से। ये ऐसा नहीं होता है, आधा विसर्ग होता है। तो यहां हम लिख सकते हैं करती, करोती, करोती, ये ना लगता है तीतयंती सीथा था करोती, तो कह करोती। देखिए ये विसर्ग में गिनती होता है, लेकिन ये आधा विसर्ग होता है। देखिए क है ना, क के पहले इसका प्रयोग हुआ है, तो कह करोती। ये जो कह दिया कौन पकाता है, या राम पकाता है, राम पकाता है। कुछ भी पकाए, हमको क्या मतलब है, हमको मतलब है ये समझने से कि उपधामानिया का प्रयोग होता है। तो यहां बनाएंगे राम, तो राम है नहीं लिख देंगे, सामान्य तौर पर दिखाई नहीं दे रहा है आप लोगों को। 1 मिनट, देखिए यहां समझ में आया है ना। अब यहां हम थोड़ा मिटा रहे, इधर देख लीजिए थोड़ा सा, राम, ठीक है। तो कौन करता है, इसका अनुवाद बनाएंगे तो कह करोती ज्यादा बनाते हैं, लेकिन असली 100% श्योर कौन होता है, यहाँ आधा विसर्ग हमको लगाना है। ये कह करोती, ये भी वही चीज है, कह करोती, ये विसर्ग है, लेकिन आधा विसर्ग है जो क और ख के पहले लगता है। उसी तरह उपधामानिया का थोड़ा प्रयोग देख लेते हैं। जैसे हो गया है, देखिए यहां मिटा देते हैं, थोड़ा सा समझिएगा, ये आपको विशेष रूप से समझना है। जैसे उपधामानिया का प्रयोग हम लोग देखते हैं, जैसे लिख देते हैं राम पकाता है। क्या पकाता है, क्या नहीं पकाता है छोड़िए, कुछ तो पकाता होगा। तो राम आप लोग बनाएंगे राम पचती, पचती मैंने पकाता है, पचती पचता पचंती, तो राम पचती, ये ज्यादा मिलता है आंसर। लेकिन वास्तव में यहाँ ये आधा विसर्ग का प्रयोग होता है। राम पचती, जो प और फ के पहले जो लगता है ये हमारा उपधामानिया है। क और ख के पहले यदि लग रहा है तो ये हमारा जिह्वा मूल्य है। इस बात को आप लोग ध्यान दीजिएगा, ठीक है। ये हमारा वर्णों के उच्चारण स्थान, आज का टॉपिक समाप्त हो गया। इसको अच्छे से एक बार प्रैक्टिस कर लीजिएगा, और मैं उम्मीद करता हूं कि ये टॉपिक आपको अच्छे से समझ में आया होगा। यदि आया होगा तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, कमेंट जरूर कीजिएगा ये वीडियो आपको कैसा लगा। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।